Hey everyone, welcome back to another video. So today we are discussing extraction of metals. लास्ट चीज़ हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह पढ़ी थी. अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर एज स्टेटेड इन द फर्स्ट वीडियो एज वेल कि हम लोग ने सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन डिस्कस करनी है फॉर 5070 ओ लेवल्स. आईजीसीएसई के लिए आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक भी पढ़नी है. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. हमने कहा a rock that contains enough of a mineral to make it commercially valuable to extract the metal is known as metal ore. Basically metal ore होता है metal oxide की बात जब हम करते हैं. अब मेटल, अब देखें इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. अब मैं आप लोगों को उसको आप लोग ट्रीट करो इस तरह कि इट इज अ स्टोरी. इट इज अ स्टोरी, बिल्कुल स्टार्ट से हमने स्टोरी स्टार्ट करनी है टिल एंड. स्टोरी की तरह समझेंगे तो आसान होगा, वरना अगर टेक्निकली इस तरह करके देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल फील होगा. जबकि आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है. हमने क्या करना है, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, हमने कहा मेटल एक्सट्रैक्ट किस तरह होता है, फ्रॉम इट्स मेटल ओर. अब मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, हमने कौन सा मेथड से एक्सट्रैक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि उसकी क्या पोजीशन है इन द रिएक्टिविटी सीरीज. मैंने आप लोगों को बात पहले भी बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड वो फॉर्म करता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड फॉर्म करता है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है फॉर इट टू बी एक्सट्रैक्टेड. अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स. दो मेथड्स होते हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स. एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एक होता है रिडक्शन विद कार्बन. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है, जिधर इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं टू डीकम्पोज, मतलब टू ब्रेक डाउन दी मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स. इलेक्ट्रोलिसिस में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है. अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देखा हुआ, यू कैन हेड ओवर टू माय चैनल, मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना. आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो रिडक्शन विद कार्बन. रिडक्शन विद कार्बन के साथ किस तरह होता है, हमने कहा आयोनिक कंपाउंड कंटेनिंग द मेटल इज रिएक्टेड विद कार्बन. अब हमने बात करनी है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से. अभी मैंने पूरी एक कॉन्टेक्स्ट एक पूरा करके अभी मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पे हम बात करने लगे हैं. स्टोरी की तरह ट्रीट करना है हमने. सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मैंने कहा मेटल ओर से होता है. तो आयरन का मेटल ओर को हम कहते हैं हेमेटाइट. क्या कहते हैं, हेमेटाइट. हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट के अंदर होता है आयरन 3 ऑक्साइड जो मिक्स हुआ होता है, जो मिक्स हुआ होता है इम्प्योरिटीज के साथ. इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं, इम्प्योरिटीज हमारे पास होती हैं सैंड एंड क्ले. अब आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहली कहानी हम लोगों को समझनी है, वो है उसकी अपैरेटस किस तरह का होता है. अपैरेटस किस तरह का होता है, हमने कहा आयरन एक्सट्रैक्ट होता है इन ब्लास्ट फर्नेस, मतलब बहुत सारे हीट के अंदर, और ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है तो बहुत हाई वॉल्यूम पे ये काम हो रहा होता है. सो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस. क्या क्या होता है, अब सबसे पहली चीज़ समझनी है कि सेटअप अपैरेटस में समझा रहा हूँ. हमने पहले क्या किया, हमने आयरन और जो हेमेटाइट है, कोक, जो हमारा कोक क्या है मैं समझाता हूँ, लाइमस्टोन. कोक लाइमस्टोन इज एडेड फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्नेस. कोक क्या होता है, कोक होता है इम्प्योर कार्बन. इम्प्योर कार्बन, तो हेमेटाइट, कोक और लाइमस्टोन को हमने ऐड किया फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्नेस, और हॉट एयर को हमने पंप किया, हॉट एयर को पंप किया बॉटम से. आप लोग ये जो फिगर है, ये जो फिगर है इसको आप लोग स्टडी करें. मैं आप लोगों को फिगर है इसको देखें. हो क्या रहा है कि ये आयरन और है, देखिए ये हमारा आयरन और है, कोक और कार्बन. इसको क्या हो रहा है, ये टॉप से हम एंटर कर रहे हैं. ठीक है, और बॉटम से हम क्या कर रहे हैं, बॉटम से हम क्या कर रहे हैं, बॉटम से हम एयर को पंप कर रहे हैं, एयर को पंप कर रहे हैं. ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को आप लोग छोड़ दें कि अंदर ये जोन्स वगैरह क्या हैं, विल डिस्कस दैट. अभी आप लोगों ने पैरेटेस समझना है. पैरेटेस में क्या है, आयरन एक्सट्रैक्ट हो रहा है ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू. आयरन ओर है, कोक है, लाइमस्टोन है, वो टॉप से ऐड किया गया और पंप किया हमने एयर बॉटम से. कोक क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. जोन या स्टेजेस जो भी कहें, हम लोग उसको एक एक डिस्कस करना है. अब रिएक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे स्टेज 1 से. हम लोग कैसे स्टार्ट करने लगे हैं, स्टेज 1 से. स्टेज 1 के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारा स्टेज 1 है. स्टेज 1 के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा कोक है ना, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, उसने क्या करता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन कहाँ से आई, जो हमने एयर पंप किया, एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है. सो कोक ने क्या किया, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो रिएक्शन टेक प्लेस हम करते हैं, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और टेम्परेचर हमारा 1900 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है. हमने क्या किया, कार्बन है जो हमारा कोक है, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लस हीट एनर्जी रिलीज हुई. इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, स्टेज 2 क्या हुआ, स्टेज 2 ये हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने फॉर्म की थी उसने क्या किया, उसने फर्दर रिएक्ट कर दिया कोक के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, कोक ने जो था, हमारे कोक ने पहले रिएक्ट किया, ये जो कोक है,
कार्बन ने इसे रिएक्ट किया पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और फिर उसने रिएक्ट किया फिर से टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, उसने फिर से रिएक्ट किया टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक होता है और इसके अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 1100 डिग्री से। तो ये क्या होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, स्टेज 1, कोक ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर कैन रीच अप टू 1900 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रीवियसली फॉर्म किया था, उसने फिर फर्दर रिएक्ट किया इन आवर स्टेज 2, इन आवर जोन 2, फर्दर रिएक्ट किया टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये रिएक्शन होती है एंडो, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस तक। अब स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, उसने रिड्यूस किया आयरन 3 ऑक्साइड टू आयरन 3 ऑक्साइड टू प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन क्योंकि ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हो रहा है, एंड होता क्या है कि ये जितना भी है ये कलेक्ट हम कर लेते हैं एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो आयरन ऑक्साइड था, ये हमारा क्या था, ये हमारा हेमेटाइट था, हेमेटाइट था हमारा। उसने रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसने रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमें क्या मिला, हमें आयरन मिल गया, मोल्टन आयरन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अब साइमल्टेनियसली ना अदर रिएक्शंस भी अकर हो रही हैं, साइमल्टेनियसली अदर रिएक्शंस भी अकर हो रही हैं, लेकिन उससे जाने से पहले आई वांट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर। हमने किस तरह कहानी को लेकर चला, हमने कहा सबसे पहले कि हमारे पास और क्या है, हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्या, आयरन 3 ऑक्साइड है विच इज मिक्स्ड विद इंप्योरिटीज सच एज सैंड एंड क्ले। सबसे पहले हमने apparatus को समझा, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हो क्या रहा है, लाइमस्टोन, कोक और आयरन ओर हम यूज कर रहे हैं, उसको हमने टॉप ऑफ द फर्नेस में डाला, वाइल हॉट एयर को हमने पंप किया नियर द बॉटम। स्टेज 1 के अंदर कोक ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर के साथ, एयर में आई, रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने फर्दर रिएक्ट किया कोक के साथ, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और स्टेज 3 के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ने हेमेटाइट के साथ रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने आयरन को रिड्यूस किया टू मोल्टन आयरन। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब कुछ अदर रिएक्शंस भी अकर कर रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को कहा कि भाई लाइमस्टोन हमने टॉप पे डाला, लाइमस्टोन हमने डाला क्यों, आखिर लाइमस्टोन हमने इसलिए डाला कि ताकि जो हेमेटाइट के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो सके। सो टू रिमूव इम्प्योरिटीज इन ओर, तो मतलब बेसिकली रिमूविंग impurities from hematite। बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को और का नाम भी याद रहे। सबसे पहले होता क्या है, जो हमारा लाइमस्टोन है ना, साइमल्टेनियसली कौन सी अदर रिएक्शंस अकर हो रही हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो लाइमस्टोन हमारा ऐड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है बाय हीट, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना हाई टेम्परेचर होता है, तो लाइमस्टोन क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है बाय हीट टू प्रोड्यूस बेसिक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये आप लोगों को रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम, तो बेसिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। साथ क्या चल रहा होता है, हो क्या रहा होता है कि आयरन जो है उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, जिस तरह की सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस है। अब सिलिकॉन जो है वो प्रेजेंट होती है इन फॉर्म ऑफ सैंड। सैंड क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेटालिक बॉन्डिंग वाली वीडियोस देखी में, तो आपको ये पता होगा कि सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है, एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो होता क्या है कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड से टू प्रोड्यूस स्लैग। स्लैग क्या होता है, स्लैग होता है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना, CaSiO3, उसको हम लोग कहते हैं स्लैग। अब स्लैग हम कलेक्ट करते हैं एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस एंड इट फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द मोल्टन आयरन व्हिच इज टैप्ड ऑफ। तो ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन इस तरह होती है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से आया, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, उसने साथ रिएक्ट किया सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, और उसने फॉर्म कर ली CaSiO3, जिसको हम लोग कहते हैं स्लैग। स्लैग बेसिकली वेस्ट होता है, मोल्टेन वेस्ट होता है। और जितनी भी हॉट वेस्ट गैसेस है ना, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, वो एस्केप कर देती हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस।
आयरन जो है, जो आयरन अब हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, उसको हम लोग कहते हैं पिग आयरन, उसको हम लोग कहते हैं पिग आयरन। अब पिग आयरन क्या होता है? अब आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, हेमेटाइट है, फिर इतनी इम्प्योरिटीज हैं, तो इट इज अ फेयरली इम्प्योर, it is a fairly impure and contains it is a fairly impure and contains 4% carbon which makes it brittle, hard and brittle, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब बेसिकली होता क्या है, इस आयरन के साथ हम लोग करते क्या है, इस आयरन जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसको एलॉय बना लेते हैं। सो पिग आयरन क्या है, वो कन्वर्ट हो जाता है, स्टील इज कन्वर्टेड टू स्टील, स्टील हमारा एक एलॉय होता है, बाय ब्लास्टिंग इट विद ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज द इम्प्योरिटीज टू देयर ऑक्साइड्स। तो द प्योर आयरन जो होता है हमारा, वो यूज होता है टू मेक डिफरेंट एलॉयज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। द एलॉयज यूज्ड डिपेंड्स अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर कॉस्ट। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफा बात बताई थी कि रियल वर्ल्ड के अंदर हम लोग केमिस्ट्री तक कन्फाइंड नहीं रहते, हम लोगों को रियल लाइफ मसले भी देखने पड़ते हैं। वी हैव टू सी आर अफोर्डेबिलिटी, हमारी, हमने देखना है कि भाई इज इट यू नो क्या कहते हैं हम, इज इट वर्थ इट, क्या आप इतना एलॉय बनाओ, उसकी इतनी यू कर बड़ा मीन उसकी कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं है, तो वो हमने चेक करना होता है। तो अब आयरन कौन कौन से एलॉयज बनाती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो ये। अब जो विदाउट आयरन होता है ना, जो प्योर आयरन होता है, वो होता है वेरी मेलिएबल, वो होता है वेरी मेलिएबल, और वो यूज होता है टू मेक गेट्स एंड चेन्स एक्सेट्रा। फिर हमारे पास आता है माइल्ड स्टील, जो लो कार्बन स्टील होता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट दे आर हार्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर मैलिएबल। और वो कब यूज होती है, वो हमारे पास ऑटो ऑटो प्रोडक्शन के अंदर यूज होती है, ऑटो प्रोडक्शन के अंदर यूज होती है, मतलब कि कार बॉडीज बनाना, फिर हमारे मशीनरीज वगैरह बनाने में यूज होती हैं। फिर हमारे पास होता है हाई कार्बन स्टील, हमारे पास होती है हाई कार्बन स्टील। तो वो क्या होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन ब्रिटल भी होती है, वो वेरी स्ट्रांग बट ब्रिटल होती है। और वो क्या यूज होती है, वो यूज होती है टू मेक ड्रिल्स, फाइल्स, चाइसल्स एंड हैमर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है ना, वो बहुत हैवी और बहुत स्ट्रांग होता है, और वो हम लोग यूज करते हैं इंजन ब्लॉक्स और ये बड़ी बड़ी चीजें बनाने के लिए, क्योंकि जिधर जिधर हम लोग को स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है ना, जिधर जिधर हम लोग को स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है, उधर उधर हम लोग कास्ट आयरन यूज करते हैं, उधर उधर हम लोग कास्ट आयरन यूज करते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब ये होता है कि हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली, ठीक है। तो इजीली टू ब्रेक भी होती है। देन वी हैव मैंगनीज स्टील। मैंगनीज स्टील के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, उसकी प्रॉपर्टी, और यूज क्यों होती है, टू मेक स्प्रिंग्स एंड ड्रिल्स एक्सेट्रा। देन वी हैव टंगस्टन स्टील, वो उसके अंदर होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैंने हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पहली वीडियो के अंदर भी बताई थी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, एक बॉडी कितनी स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर सकती है बिफोर ब्रेकिंग, एंड ये क्यों यूज होती है, टू मेक इनटू कटिंग टूल्स एक्सेट्रा। देन वी हैव मोलिब्डेनम स्टील, जो यूज होती है कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। कोरोजन क्या हमने अभी डिस्कस करनी है, रस्टिंग को कहते हैं। सो टू मेक नट्स एंड बोल्ट्स। देन वी हैव कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील होती है, हम लोग जो हेलमेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट स्टील, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील सबसे महंगी स्टील होती है, सबसे महंगी स्टील होती है। वो होती है ड्यूरेबल भी होती है, एंड वो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, वो रस्ट रेजिस्टेंट होती है। एंड वो क्यों यूज होती है, टू मेक इक्विपमेंट्स इन केमिकल प्लांट्स, कल्चरली, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। और स्टेनलेस स्टील जो होती है हमारी, हमने इसमें भी डिस्कस करना है, स्टेनलेस स्टील जो होती है हमारी रिलेटिवली रिलेटिवली एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने आयरन पे डिस्कशन की। हमने कहा आयरन को हम लोग एक्सट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं, हमने वो पूरी कहानी पढ़ी। हमने कहा जी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कर सकते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। कोक पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस होती है टू आयरन ऑक्साइड। अब ये हमारे पास होती है मेन रिएक्शंस। साथ साथ हमारे पास अदर रिएक्शंस के अंदर लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन हम डालते हैं क्यों है, लाइमस्टोन इसलिए डालते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज। लाइमस्टोन क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, खाली लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने कहा कि जी आयरन जो होता है उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं, सिलिकॉन होता है, सल्फर होती है, फास्फोरस होती है। अब सिलिकॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। सैंड जो एसिडिक ऑक्साइड होती है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस स्लैग। जो कैल्शियम सिलिकेट होती है CaSiO3, उसको हम स्लैग कहते हैं। स्लैग होता है मोल्टन वेस्ट। स्लैग कलेक्ट होती है बॉटम ऑफ द फर्नेस और वो फ्लोट करती है ऑन टॉप ऑफ द मोल्टन आयरन, जो हम लोग टैप ऑफ कर लेते हैं। हॉट वेस्ट गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह, वो एस्केप कर जाती है फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस। फिर अभी हम लोगों ने पिग आयरन क्या होता है, ये क्यों यूज होता है, एलॉयज क्या है आयरन के,
वगैरह वगैरह डिस्कस कर लिए। ठीक हो गया जी। आखिरी चीज जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कंपाउंड्स। एक छोटा सा सब टॉपिक है मेटल्स के अंदर। बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कंपाउंड्स क्या है कि डिस्क्राइब करता है कि हाउ इजीली अ कंपाउंड इज डीकम्पोज अपॉन हीटिंग। डीकम्पोज मतलब ब्रेकिंग डाउन। तो हमने कहा कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं बाय रिएक्टिव मेटल्स वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल टू हीट होते हैं देन दोज फॉर्म बाय लेस रिएक्टिव मेटल्स। और हमने ये नोट लिख के बनाया कि लोअर द पोजीशन ऑफ अ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज इजियर इट इज फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। इजियर इट इज फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड का मतलब है इजियर इट इज फॉर इट टू बी डीकम्पोज्ड, लेस स्टेबल इट इज। इधर मैंने एक बात लिखी, हमने कहा जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम थर्मल डीकम्पोजिशन होगी, उतनी कम थर्मल डीकम्पोजिशन होगी। और फिर लास्टली जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो हो क्या रहा होता है, आप लोग वैसे तो इसको इसको खाली पढ़ लें तो काफ़ी होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा भी देता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसा मैंने कहा, अब पोटेशियम है, पोटेशियम इज़ अ वेरी स्टेबल, पोटेशियम इज़ अ वेरी स्टेबल, क्योंकि स्टेबल कार्बोनेट, उसका हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट सारे स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। जितना रिएक्टिव मेटल होता है, जितना हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उतना स्टेबल कंपाउंड होता है। सोडियम भी स्टेबल होता है। अब कैल्शियम क्या होता है? वो डीकम्पोज हो जाता है टू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो क्या हो जाता है? अभी हम लोग ने ये रिएक्शन देखी है। एंड देन हमने इधर, अब ये जो ब्लॉक है ना, ये पूरा ब्लॉक, उसके अंदर सिमिलर चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन ये आप लोगों को बात याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज कम हो रही है ना, रिएक्टिविटी कम हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रही है। और फिर उनकी स्टेबिलिटी जैसी जैसी कम होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल इधर जब हम लोग आते हैं तो इधर तो थर्मली अनस्टेबल हो जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और देन वी हैव लाइक फॉर एग्जांपल सिल्वर, तो सिल्वर भी डीकम्पोज होता है इनटू सिल्वर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। ठीक है। तो सिमिलरली मेटल ऑक्साइड्स भी हैं, इसके अंदर भी हम लोगों ने सेम ही बात की कि भाई एक्शन ऑफ हीट क्या है, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या, एक्शन ऑफ कार्बन क्या है। ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स के, अब ऑक्साइड्स के अंदर क्या क्या है? ठीक है। इसी तरह हम लोग ने इधर कुछ चीज़ टेस्ट है वो रिड्यूस होते जाते मेटल विद इंक्रीजिंग ईज डीकम्पोज टू गिव मेटल एंड ऑक्सीजन, उसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग ने किए हैं। तो नथिंग मुश्किल, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, आसान सी बात है। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर में थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कंपाउंड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसके अंदर हमने डिटेल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पे डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कोरोजन ऑफ मेटल डिस्कस करनी है।